हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास. In today's class, I'll be teaching you chapter number 10 of your NCERT book, that is haloalkanes and haloarenes. So in the previous lecture, I had taught you the methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. I hope all those important reactions were clear to you. Apart from that, I also talked about some physical properties of haloalkanes and haloarenes. So बच्चों, उनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था. सो आई होप कि आपको पिछले लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, विच इज़ द सेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्कीन्स. केमिकल रिएक्शंस पहले हम पढ़ेंगे हेलोएल्कीन्स की, फिर बाद में पढ़ेंगे हेलोएरीन्स के बारे में. हेलोएल्कीन्स की आज पूरी नहीं होंगी. आई टेल यू व्हाट आई विल बी टीचिंग इन टुडेज लेक्चर. सो हेलोएल्कीन्स आपको हम पढ़ाएंगे. सो बच्चों, हेलोएल्कीन्स की रिएक्शन फर्दर हमने 3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर रखी है. सो आई टेल यू ऑल दोज टाइप्स वन बाय वन, और इसमें से आज हम एक टाइप ही डिस्कस करेंगे. सो द 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेसिकली, नंबर 1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये नंबर 1 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. नंबर 2 है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शंस, वेरी सिंपल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. फिर है बच्चों रिएक्शन विद मेटल्स. सो इन सब में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम वेटेज और मैक्सिमम कंटेंट अगर किसी टाइप में है तो वो टाइप नंबर 1 के अंदर है, जिसको आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो बी अटेंटिव थ्रू आउट द लेक्चर. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, दोनों ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो टुडे आई एम टीचिंग यू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. So I'll be going very slow because it's a very important topic. So we'll see whether we could start stereochemical aspects of this reactions or not in today's lecture. ठीक है. So आइए पहले ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या हैं. So जैसे कि बच्चों आपको नाम से ही थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा होगा कि इट्स न्यूक्लियोफिलिक, और हमने आपको क्लास 11th के अंदर इस वर्ड का मतलब समझाया था. 2 वर्ड्स थे, एक था न्यूक्लियोफिलिक और एक था इलेक्ट्रोफिलिक. दोनों को ही हम बहुत रैंडमली यूज़ करेंगे क्लास 12th के अंदर. सो मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिक. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है. फिलिक मीन्स लाइकिंग फॉर समथिंग. सो एनी स्पेसीज which have a liking for positive charge is known as a nucleophilic substance or reagent. ठीक है. समझ के मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक का. न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है कि इस रिएक्शन के अंदर एक ऐसा रिएजेंट या फिर एक ऐसी स्पेसीज हम इन्वॉल्व करने जा रहे हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को लाइक करती हो. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. और ये रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में है? एक हेलोएल्कीन के रिस्पेक्ट में है. तो मुझे ये बताओ बच्चों, हेलोएल्कीन है क्या चीज़, मतलब किन 2 चीज़ों से मिलकर के बना है. तो हेलोएल्कीन के अंदर एक तो होता है बच्चों एक हाइड्रोकार्बन जिसका एक हाइड्रोजन, एक या फिर उससे ज़्यादा, हम यहाँ पर एक ले रहे हैं, जिसका एक हाइड्रोजन किसी भी हेलोजन ने रिप्लेस कर रखा हो. इसी को आप हेलोएल्कीन बोलते हो. आई हैड टॉट यू इन द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि ये जो आपका हेलोएल्कीन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा. सो नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि रिएक्शन किस तरह से होने वाली है,
कि ये आर पे अटैक करेगा या फिर एक्स पे अटैक करेगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा आप आर को भी बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। ओके, सो आर क्या है? आर एक बहुत लंबी चेन है हाइड्रोकार्बन की, बट ये एक्स अटैच किसके साथ है? ये जो बॉन्ड है डायरेक्ट बॉन्ड, ये किस एटम के साथ होता है इस आर के का? इट इज़ विद कार्बन। सो दिस न्यूक्लियोफिलिक बेसिकली रिएक्ट्स विद कार्बन। आगे कोई भी चेन हो सकती है कार्बन से लगे हुए, कितने भी और कार्बन से हमें मतलब नहीं, हमें इस मेन कार्बन से मतलब है जो कि हमारा हेलोजन से अटैच है। क्योंकि अगर रिएक्शन कोई स्पेसी कर रहा है एक हेलो एल्केन से, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? यही वाला ब्रेक होना है। What is a reaction? A reaction is simply breaking of old bonds and formation of new bonds. वो होता है रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका बॉन्ड है, पुराना बॉन्ड, ये टूटेगा और ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा वो आकर के नया बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा। सो अब मेन बात ये है कि भाई बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? ही कार्बन भी है, एक हेलोजन भी है। तो बच्चों मैंने पहले ही कह दिया कि एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब इट हैज़ अ लाइकिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो ये उस स्पेसीज़ के पास जाएगा इन दोनों में से जिसके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। सो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि नेचर ऑफ C2X बॉन्ड क्या होता है, कि हेलोजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट हैज़ अ पार्शली नेगेटिव चार्ज ओवर इट, एंड दिस कार्बन इज हैज़ अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। तो बताओ ये न्यूक्लियोफिलिक किस पर अटैक करेगा? सो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पेसी पर अटैक करेगा। यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या करेगा? ये जाएगा इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, एक्स वाले बॉन्ड को, और खुद जा कर के वहाँ पर अटैच हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि इसके बाद अगर मैं लिखूँ कंप्लीट कन्वेक्स रिएक्शन को, तो होगा क्या कि कार्बन मेरा वैसा का वैसे ही रहेगा, इस एक्स के प्लेस पर मेरा ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैच हो जाएगा, और साथ में ये जो मेरा हेलोजन है ये बाहर निकल जाएगा। दिस इज़ द रिएक्शन। ये होती है बच्चों एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक समझते हो कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक स्पेसीज़ एक ऐसी स्पेसी होगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम एक बेसिकली जनरल बात करें तो इट कैन बी न्यूट्रल एज वेल, बट अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा बेसिक लेवल पर, तो आप मान सकते हो कि ये जो आपके पास रिएजेंट है न्यूक्लियोफिलिक, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, बिकॉज नेगेटिव हैज़ अ लाइकिंग फॉर पॉजिटिव। सो दिस इज़ दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो मैं समझता हूँ कि आपको बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और कैसे प्रोसीड करती है। अब इसके बाद आपने जो काम करना है, ये आपका होमवर्क है, या फिर अभी कर लो वीडियो को पॉज करके, कि आपकी NCERT की बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 10.4। वहाँ पर आपको अलग अलग अटैकिंग रिएजेंट्स दे रखे हैं जो बेसिकली रिएक्शन करेंगे एक हेलो एल्केन के साथ, और उस रिएजेंट के अंदर आपको ये देखना है कि कौन सा पार्ट उस रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक है जो कि जाकर के लगेगा कार्बन के साथ, और कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक है। तो बच्चों वो आपने खुद देखना है रिएजेंट को देख करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaOH है, तो आपको अच्छे से मालूम है भाई जो Na है सोडियम, इट हैज़ अ लाइकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। मतलब मेरा ये है कि ये जो NaOH इट्स आयनिक कंपाउंड विच ब्रेक्स इनटू Na प्लस एंड OH माइनस। सो इसके पास चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक नेगेटिव स्पेसीज को लाइक करेगा, ठीक है। सो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जा करके कार्बन से अटैच होने नहीं वाला। तो अटैच कौन सा पार्ट होगा इसका? OH नेगेटिव वाला पार्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक, it will be attracted towards this carbon and will form a bond with this carbon, not this sodium। तो वो टेबल दे रखी है, अच्छे से बता रखा है वहाँ पर, ये बात भी बता रखी है कि इसमें से कौन सा आपका रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक है। तो उसको ध्यान से पढ़ना। आप एक इम्पॉर्टेंट केस के अक्रॉस भी आओगे जो आपने देखा भी था इन चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एम्बीडेंटेट करके अपने एक लिगेंड्स पढ़े थे। तो यहाँ पर भी उसी तरह की दो स्पेसीज होती हैं बच्चों, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स उनको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, तो उनको हम एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल वही सेम है NO2 और CN। यहाँ पर बच्चों वही केस है
कि आपके पास दो अलग अलग लिगेटिंग रिएजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लूँ साइनाइड ग्रुप का एग्जांपल, तो इसके अंदर बच्चों दोनों ही ग्रुप्स के अंदर ये एबिलिटी है कि ये जा कर के और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लें, दोनों के अंदर ये एबिलिटी है। ठीक है, सो इनको एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके एक से ज़्यादा एटम्स न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। आई होप दिस टर्म इज़ क्लियर टू यू। उसको डिफाइन कर लेना, मैंने बताया अभी डेफिनेशन, वही सेम आपने लिख लेनी है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको आने ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो आपको अच्छे से याद है, सेम यही एग्जाम्पल्स कोऑर्डिनेशन में थे, सेम यही एग्जाम्पल्स अब ऑर्गेनिक में आ गए हैं, तो नथिंग इज़ डिफरेंट। ओके, meaning I had already explained what is an ambidentate nucleophile. A nucleophile in which, sorry, not a nucleophile but a reagent in which more than one atom can act as a nucleophile and attach with the carbon of haloalkane is known as ambident nucleophile. Example आपका cyanide है और NO2 है। सो बच्चों मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ज़रूर टेबल नंबर 10.5 को अपनी नोट्स के अंदर बनाओगे और उसको अच्छे से याद करोगे, तभी आप बच्चों एग्ज़ाम के अंदर अगर कोई रिएक्शन आती है तो उसको सॉल्व कर पाओगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टेबल नंबर 10.4 बच्चों श्योरली याद कर लेना। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं। सो आई हैड टोल्ड यू व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बच्चों अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, सो उसके अंदर आपके पास दो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं बाय विच दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन टेक प्लेस। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, और लेट मी एक्सप्लेन दिस रिएक्शन अंडर डिफरेंट टाइप्स। अब मैं आपको नहीं बता रहा, उससे बताता हूँ अलग टाइप में अंदर। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन अकर इन टू डिफरेंट मैकेनिज्म। और बच्चों ये दोनों ही मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों पर ध्यान देना। एंड व्हेन आई गिव यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो उनको मेंशन कर लेना, बिकॉज यहाँ से ये भी आता है कि जो ये दो मैकेनिज्म हैं डिफरेंशिएट बिटवीन देम, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो इसका पहला मैकेनिज्म है बच्चों सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, जिसको हम फेमसली SN2 मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। सो एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली SN2 ही वो यूज़ करता है, तो आप SN2 से इसको याद रखना। तो बच्चों इस मैकेनिज्म के अंदर होना तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक आएगा, एक हेलोएल्कीन के पास न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हेलोजन को रिमूव करवाएगा और आपको ये दो प्रोडक्ट्स दे देगा। बट मैकेनिज्म नंबर 1 के अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर आपका न्यूक्लियोफिलिक भी आ रहा है, वो आकर के इस हेलोएल्कीन के पास आता है। अब बच्चों आने के बाद ये क्या करता है, इट्स वेरी क्लेवर। मतलब ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है ये सामने से सीधा एक्स को नहीं बोलता कि आप पहले निकलो तभी मैं आऊँगा। ये चुपचाप आता है, इस सी के साथ अटैच हो जाता है और धीरे धीरे कर करके इस एक्स को वहाँ से रिमूव करवा देता है। समझ रहे हो, ये होता है SN2 मैकेनिज्म। एक बार और सुन लो इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ये कंपाउंड है, इसके पास एक न्यूक्लियोफिलिक आया। अब न्यूक्लियोफिलिक जो है बहुत समझदार है, बहुत क्लेवर है, इट्स वेरी स्मार्ट। ये सीधे आकर के पहले एक्स को रिमूव नहीं करता, ये खुद आकर के बॉन्ड बनाता है सी के साथ और धीरे धीरे इस एक्स को यहाँ से रिमूव करवा देता है। ये बात आप शायद मेरी एक एग्जांपल से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो बच्चों मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके अंदर जो मेरा न्यूक्लियोफिलिक है वो मैं OH ले लेता हूँ। सो आई हैव माई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये अटैक कर रहा है एक हेलोएल्कीन को। सो लेट मी टेक माई हेलोएल्कीन एज दिस। तो अब ये जो आपके पास हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है ये चुपचाप इस कार्बन के पास आता है, थोड़ा सा इसको धकेलता है नीचे H वाले को, थोड़ा रिपल्जन ऑफर करता है और खुद आकर के
एक स्लाइट वीक बॉन्ड बना लेता है विद कार्बन, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाता है, हैव अ लुक। अब मैं कार्बन को शो कर रहा हूँ बच्चों डॉट से, मतलब एज बैंड दिखा रहा हूँ, आपको उससे ज़्यादा और क्लियर हो पाएगी चीज़, और लेट मी ड्रॉ इट आउट, कोई बात नहीं। सो ये आता है और चुपचाप एक बॉन्ड बना लेता है इस सी के साथ, ओके। और बाकी सब कुछ इसके साथ ऐसे ही लगा हुआ है, और जब ये आया सो इट्स अ डॉटेड लाइन विच रिप्रेजेंट्स अ वीक बॉन्ड बिटवीन OH एंड C। तो जब ये आया सो इट ऑफर्ड रिपल्जन टू दिस नेगेटिव सेक्शन ऑफ दिस हेलो एल्केन। देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। बट इसने क्या किया, थोड़ा समझदारी दिखाई, सीधे आकर के इससे लड़ाई नहीं करी, पहले इसको रिमूव नहीं किया। उसने कहा भाई मेरा काम है सी से लगना, तो मैं तो आकर के सी से लग जाता हूँ, Cl को बाद में देखेंगे। और उसने क्या किया, जब वो आकर के सी से लगा सो बॉन्ड इसका भी वीक है, तो इसने अपने सामने वाले Cl का भी वीक कर दिया। ऑब्वियसली बात है, देयर विल बी अ रिपल्जन बिटवीन OH एंड Cl। सो आगे क्या होगा, अब धीरे धीरे ये Cl के बॉन्ड को वीक करता रहेगा, वीक करता रहेगा, और खुद अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता रहेगा। सो अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो इस तरह से आता है, ये आपका कार्बन है, इससे इस OH ने बहुत ही चालाकी के साथ अपना प्रॉपर बॉन्ड बना लिया है, और ये जो लिगेटिंग स्पेसीज़ हैं, ये जो HH वगैरह हैं, इसको इसने कम्प्लीटली इन्वर्ट कर दिया है। इन्वर्ट, जैसे पहले ये तीनों में जैसे लगे हुए थे, अब इसने इन तीनों को रिपेल करके इस वे में अलाइन करवा दिया है। मतलब यही है बच्चों सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर OH बड़ा ही चालाक है, चुपचाप आता है, C से कास लगता है, धीरे धीरे Cl को निकालता है। और देखो इसकी वो देखो ज्योमेट्री, इसको आप बच्चों बोलते हो इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूगरेशन, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सारे H पहले इस तरफ थे ना, उसी सेम सिमेट्री के साथ ये इनको इन्वर्ट कर देता है। ये देखो बिल्कुल इन्वर्ट कर दिया इन H को, क्योंकि खुद तो यहाँ से लगा, बाद में रिपेल कर रहा होगा, धीरे धीरे सबको हटा रहा है अपने से दूर, तो इस तरह से आता है। तो अब जो हमने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोटिस करी हैं और जो एग्जाम के अंदर आती हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। आई होप दैट द मैकेनिज्म इज़ क्लियर टू यू, कि भाई कैसे कैसे होती है SN2 मैकेनिज्म। अब जो इंपॉर्टेंट बातें थी विच आई वॉज सेइंग डिक्टेटिंग ओवर है, नाउ आई मेक यू राइट देम डाउन। तो पहली इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को मिली कि भाई ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कि यहाँ पर कोई भी बीच का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, कि नए बॉन्ड का बनना और पुराने बॉन्ड का टूटना दोनों ही साइमल्टेनियसली टेक प्लेस हो रहे हैं, कोई भी बीच का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा। सो बच्चों मैंने वो पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये जो मैकेनिज्म है इट अकर्स और इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप and no intermediate is formed. So it's an important point, please note it down. So now let's talk about the second important point. बच्चों अगला important point ये है कि जैसे जैसे ये मैकेनिज्म टेक प्लेस हो रहा है, सो जो एक कन्फ्यूगरेशन है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इस कार्बन एटम का विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्पेसीज, इट इज़ गेटिंग इन्वर्टेड। आप देख रहे हो, ये आप देखो तो इसके लग रहा है मिरर इमेज है, बस हमने Cl को OH से रिप्लेस कर दिया है, बाकी हमने इस पूरी चीज़ का मिरर इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई है। सो दिस मैकेनिज्म इज शोइंग inversion of configuration. So we'll define this inversion of configuration. So during SN2 mechanism, the configuration of carbon atoms of carbon atom under attack inwards, which is called inversion of configuration, a very very important term, you must remember this. बस तो आप इसको खुद भी डिफाइन कर सकते हो, नथिंग डिफिकल्ट, इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूगरेशन। सो बच्चों प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो दीज वर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है थोड़ा ऑब्जर्वेशन से, कि यहाँ पर हमें ये बात ऑब्जर्व करके दिख रही है कि जब मैं एक न्यूक्लियोफिलिक को इस हेलो एल्केन के पास लेकर के आ रहा हूँ,
तो जितनी ज़्यादा जगह मेरे पास होगी, जितना ज़्यादा फ्रीडम इस न्यूक्लियोफाइल के पास इस जगह पर होगा, उतना ही ईजिली ये बॉन्ड बना पाएगा इस कार्बन के साथ। यानी कि इस कार्बन के ऊपर अगर बल्कि आई शुड से सब्स्टिट्यूएंट्स ना लगे हों, सो इट विल बी बेटर फॉर दिस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड SN2 mechanism will occur with a faster pace और then the reaction will be highly reactive। ठीक है, इस बात को आप बच्चों यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो बहुत ही क्लियरली, क्योंकि OH अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इसको वो जगह ही नहीं मिलेगी सो ये एक बॉन्ड बनाएगा कैसे, वीक बॉन्ड, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इट इज़ बेटर कि इस कार्बन के अक्रॉस बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स ना हो। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमें ये बता रहा है कि हमने भाई 3 तरह के पढ़े थे, ये हेलो एल्केन्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है बच्चों टर्शियरी। तो जो प्राइमरी वाला हेलो एल्केन होता है उसके बाहर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, यानी कि उसके आगे एक ही चेन होती है कार्बन के एटम्स की, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है स्पेस ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ पर एक और नया कार्बन लगा तो उसके साथ और ऐसी नई नई चेन बननी शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी वाले की, तो सेकेंडरी के अंदर क्या था बच्चों, उसके साथ 2 कार्बन्स लगे होते हैं, सो वहाँ पर और ज़्यादा हैवी और बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, सो मुश्किल होगा इस न्यूक्लियोफिलिक के लिए अटैच हो पाना एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वंस। और अगर हम बात करें टर्शियरी की, तो वहाँ पर तो भाई डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो यहाँ पर बहुत सारे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो जाएंगे, सो इट वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस न्यूक्लियोफाइल टू अटैच टू दिस कार्बन। सो इफ़ आई गिव यू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द अबव एक्सप्लेनेशन, तो आप लिख सकते हो दैट बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स on the attacking carbon inhibits the attack of न्यूक्लियोफाइल, मतलब उसके जो इफेक्ट है न्यूक्लियोफाइल का उसको कम करता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे हमें ये सीखने को मिला कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास सेम एटॉमिक मास का एक प्राइमरी हेलो एल्केन है, एक सेकेंडरी हेलो एल्केन है और एक टर्शियरी हेलो एल्केन है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी वाला, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर ध्यान देना। मतलब ये देखना कि जितने ज़्यादा कार्बन की चेन्स होंगी इस कार्बन के साथ जिस पर आपका हेलोजन अटैच है, उतना ही डिफ़िकल्ट होगा आपकी न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर पाना और अटैक कर पाना इस पर, और SN2 रिएक्शन उतनी ही मुश्किल से टेक प्लेस होगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक प्राइमरी हेलाइड, एक सेकेंडरी हेलाइड और एक टर्शियरी हेलाइड, और आपसे पूछा जाए कि भाई इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे पहले आप रखोगे प्राइमरी वालों को कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे एक न्यूक्लियोफाइल के साथ, फिर रखोगे सेकेंडरी वालों को, फिर रखोगे टर्शियरी वालों को। इज़ दिस क्लियर टू यू कि भाई आपने देखना भाई जो कार्बन आपके हेलोजन के साथ है उसको देखना है, उस पर सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन की चेन्स हो, बस ये होना चाहिए, जितनी कम होंगी उतना बेटर होगा हमारे लिए। ओके, सो बच्चों ये था आपका SN2 मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही में ये अंडरस्टैंडिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सो ऑल दोज पॉइंट्स आर इन वेन फॉर यू। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट SN1 मैकेनिज्म। ये था बच्चों SN2। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं SN1 के बारे में बात करूँ तो आप डिफरेंस को भी नोटिस करो कि क्या SN2 में था, क्या SN1 में हो रहा है, क्योंकि डिफरेंस भी आपके एग्जाम के अंदर आता है। तो वो डिफरेंस मैं खुद नहीं लिखवाऊंगा, वो आपका होमवर्क होगा। आई विल गिव यू दीज पॉइंट्स, आपने इन पॉइंट्स को देखना है, अंडरस्टैंडिंग को देखना है, फिर अपने आप पॉइंट्स बनाने हैं। करीब 3-4 पॉइंट तो बहुत ही ईजिली बनेंगे। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग दी सेकेंड मैकेनिज्म विच टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, which is substitution nucleophilic unimolecular
इसको आप बच्चों SN1 मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हो। सो ये इसका फेमस नाम है SN1 SN2। और कंफ्यूज मत होना कि भाई कौन सा SN1 है कौन सा SN2 है, ठीक है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि पहले वाला SN1 होगा, अब जो समझाने वो SN2 होगा। नहीं, इट इज़ SN1, वो पहला वाला SN2 था। तो इस SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भाई वो पहले ही आके बोल देता है अपने हेलो एल्कीन से, जो भी उसके साथ नेगेटिव ग्रुप लगा होता है हेलोजन वाला, कि भाई आप यहाँ से हट जाइए, मैंने आकर के अटैच होना है। मतलब एज सिंपल एज दैट। मतलब वो कुछ भी ये नहीं कर रहा कि पीछे से आ रहा है फिर धीरे धीरे उसको रिमूव कर रहा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है उसके पास, उससे बोल रहा है कि आप हटिए, मैंने यहाँ पर अटैच होना है। इतना सिंपल होता है। मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूँ तो लेट्स टेक द सेम न्यूक्लियोफाइल, देन लेट्स टेक एन अप्रोप्रिएट हेलोएल्कीन। So this is the haloalkene, and this is my haloalkene। बच्चों ये जो ब्रोमीन का जो एटम लगा हुआ है दैट इज़ एट द लोअर साइड ऑफ दिस कार्बन, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपके पास ये बच्चों हेलोएल्केन है, ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है। सो ये क्या करेगा, ये सिंपली आएगा इसके पास, बोलेगा ब्रोमीन से कि सर आप हटिए, हमने यहाँ पर आना है। तो उससे होगा क्या कि यहाँ पर एक कार्बोकैटायन, देखो इसको हम बच्चों बोलते हैं कैटायन, कैटायन इज़ अ पॉजिटिव आयन। सो क्या होगा, जब Br चला जाएगा तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा C के पास, तो इसकी वजह से हम इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। किसको बोलते हैं देख देता हूँ आपके पास यहाँ पर मैं, इसको आप कार्बोकैटायन बोलते हो, इस वाली चीज़ को। ये आपका कार्बोकैटायन है, साथ में आपके पास एक ब्रोमाइड आयन है जो कि इसने आकर के रिमूव करवा दिया, ठीक है। तो जब ये रिमूव हो गया तो अब ये क्या करेगा अगले स्टेप में, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। अब स्टेप नंबर 2 में ये क्या करेगा कि इस कार्बोकैटायन के साथ अटैच हो जाएगा और आपको आपका नया कंपाउंड दे देगा। दिस वाज कार्बोकैटायन। अब इस पॉजिटिव साइड पर भाई ये न्यूक्लियोफिल लेकर अटैक करेगा, सो प्लस OH नेगेटिव, एंड दिस विल गिव यू योर एग्जैक्टली सेम कंपाउंड। बस यहाँ पर क्या होगा कि आपका Br की जगह पर OH आकर के अटैच, OH बच्चों लोअर साइड पर है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर बना दिया। इट्स एट द लोअर साइड ऑफ दिस, मतलब पेपर के अंदर OH रखा हुआ है, ठीक है। सो ये है बच्चों आपका SN1 रिएक्शन। तो एक बार इसको ऑब्जर्व करो, जो जो पॉइंट्स हमने कंसिडर किए थे SN2 वाले में, उन सभी को यहाँ पर एक एक करके कंसिडर करो। तो वहाँ पर हमारा पहला पॉइंट था कि भाई वो एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भाई यहाँ पर एक स्टेप बिल्कुल भी नहीं है, कि पहले स्टेप में हमारे पास एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है और अगले स्टेप में वो कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल से अटैच होकर के आपको एक नया प्रोडक्ट दे रहा है। सो ये पहला फ़र्क हो गया कि यहाँ पर पहली बात तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है एंड इट इज़ नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन, कि भाई हमारा स्टेप 1 है ब्रेकिंग और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का, और अगला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट का, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं पर भी कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन नहीं हो रहा। भाई जहाँ पर भी ये CH मतलब जो भी ये लिगेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके साथ, वो जिस पोजीशन में थे वैसी पोजीशन में ऑब्टेन हुए हैं। मतलब उसने ऐसा कुछ ही नहीं किया कि इसकी मिरर इमेज हमें दी, जो जहाँ लगा हुआ था उसको वहीं लगे रहने दिया, बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सीधा आया, उसको हटाया, खुद वहाँ पर ला करके लग गया। सो देर इज़ नो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी कि पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पर अलग है एज़ कम्पेयर टू SN2 रिएक्शंस, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पाओगे, आई जस्ट टेल यू, उसको आप मान लेना। आई गिव यू अ प्रॉपर रीज़न बिहाइंड इट, बट अभी आप बच्चों पहले के 2 पॉइंट्स तो लिख लो। सो पॉइंट नंबर 1 है कि इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, and an intermediate compound is formed in this. So बच्चों दिस इज पॉइंट नंबर 1, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये स्टेप नंबर 1 अपने आप कैसे इनिशिएट हो रहा है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बोला था कि भाई OH आ रहा है, Br से आकर के बोल रहा है हटो मैंने आना है, तो वो सारा केमिस्ट्री के अंदर तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। दैट वाज जस्ट टू
मेक यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, की आपको हमेशा याद रहे, तो मैंने उस तरह से आपको समझाया। सो यहाँ पर बच्चों स्टेप नंबर 1 के अंदर ये बी आर टूटता कहाँ से है, कि भाई बी आर को तोड़ने की एनर्जी आती कहाँ से है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसको आप नीचे लिखो, इसका आंसर यहाँ पर बच्चों आप लिखना शुरू करो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। लिखो, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। और ध्यान रखना कि जो SN1 रिएक्शन है ये बच्चों बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही टेक प्लेस होती है। तो आप चाहो तो स्टार्टिंग में ये लाइन लिख सकते हो कि SN1 रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे कि बच्चों वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सारे आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि स्टेप नंबर 1 कैसे इनिशिएट हुआ। स्टेप नंबर 2 तो आप समझ ही गए होगे, वो तो बहुत सिंपल है, बट स्टेप नंबर 1 में अंदर बी आर कैसे ब्रेक हुआ उसका रीज़न मैंने आपको दे दिया, तो अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हो। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने लिखना है या फिर मार्क कर सकते हो जैसा भी है, कि भाई इस मैकेनिज्म के अंदर जो स्टेप नंबर 1 है दैट इज़ अ स्लो स्टेप। और मैंने आपको सिखाया था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इन योर क्लास 11th कि किसी भी रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप ही उसके रेट को डिटरमाइन करता है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि स्टेप नंबर 1 इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर बिहाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो भी आपका रेट है वो डिपेंड करेगा स्टेप नंबर 1 पे। दैट इज़ बेसिकली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस 1 पॉइंट के ही सब पार्ट्स हैं। तो आप इसको ऐसे, जो पहला पॉइंट था उसको ऐसे 1 और उसको सेकंड करके मार्क लिख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट की, डिफरेंस की, कि यहाँ पर देयर इज़ नो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। सिंपली ऐसे लिख लो, आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे हो कि देयर इज़ नो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि पिछले केस में ये था कि भाई किस तरह की स्पेसी के लिए ये रिएक्शन फेवरेबल होगा। सो यहाँ पर अगर हमें बच्चों इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी देखनी है, सो वो हम देख पाएंगे कि भाई जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा ये कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा रिएक्शन यहाँ पर टेक प्लेस होगा। क्योंकि इस बार ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इसने अटैच किसके साथ होना है, इसने अटैच होना है इस कार्बोकैटायन के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर कहीं पर भी ये लिमिटेशन नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है कि भाई OH अपने लिए जगह ढूंढ रहा है, उसके लिए जगह ब्रोमीन खाली करके गया था तो जगह ऑलरेडी है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमने फैक्टर वहाँ पर माना था वो बिल्कुल भी यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हम फैक्टर कंसिडर करेंगे ऑन दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और बच्चों आपको अगर बता दूँ मैं कि कोई भी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल तब होता है जब उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन्स लगी हो। ठीक है, कोई भी कार्बोकैटायन स्टेबल तब होता है जब उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन्स लगी हो। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें SN1 मैकेनिज्म के अंदर, सो हमें चाहिए कि कई सारे सब्स्टिट्यूएंट्स, कई सारे मतलब 3 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे साथ अटैच होने चाहिए इस कार्बन के साथ, तभी हमारी ये रिएक्शन फीजिबल होगी। तो यहाँ पर आप बच्चों लिख सकते हो कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन greater will be the ease of formation of the product. Greater the stability of carbocation, greater will be the ease of formation. सो आई होप, मेरे को लगता है कि मेरी बैटरी लो हो गई है, बट वी आर एट द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, सो वी विल कंप्लीट दिस। नॉट माई बैटरी बट माई फोन्स बैटरी। ओके, यानी कि बच्चों अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो यहाँ पर वो सारा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका टर्शियरी हैलाइड, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका टर्शियरी हैलाइड, उसके बाद होगा सेकेंडरी हैलाइड। साइड से फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा। सेकेंडरी हैलाइड
बट आई एम डिक्टेटिंग, सो आपको बच्चों लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर है प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, सो आई होप कि आपको बच्चों SN1 मैकेनिज्म भी अच्छे से क्लियर हो गया है इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देखो बहुत ही सिंपल बात मैंने आपको आज बताई है और बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लोली आज हमने आपको ये लेक्चर टीच किया है। द रीज़न बिहाइंड दिस वॉज कि इस लेक्चर की जो वेटेज है आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको हर एक बात अच्छे से क्लियर थी, और अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट रह गया हो सो प्लीज़ आस्क, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर था एंड इट वाज क्वाइट सिंपल एज वेल। इसके बाद ना बच्चों आप मैं कुछ एक्सरसाइजेस करवाता हूँ, बट टुडे आई होप कि इफ़ आई राइट डाउन सो यू वोंट बी एबल टू सी दैट, सो ड्यू टू विच आई विल recommend you to go to your NCERT book and have a look on an example. It's example number 10.6. वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं आप उन सभी को आंसर कर सकते हो, और ध्यान देना कि जो एक्सरसाइज है वो एक एग्जाम्पल है तो उसमें आंसर्स भी गिवन है, तो पहले अपने आप ट्राई करो। ठीक है, अपने आप ट्राई करने के बाद अपने आंसर्स को बाद में मैच करना। ऐसा मत करना कि आपको समझ में नहीं आ रहा और आपने आंसर देखा और आप हाँ सेटिस्फाई हो गए उसकी बात से और आपने वो बात मान ली। आप ऐसा करोगे सो दैट वोंट बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सेम ही नहीं होंगे, बिल्कुल सेम ही नहीं होंगे, क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं बट कंसेप्ट तो सेम है ना। तो आपने अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, ना कि उस क्वेश्चन को। तो द रीज़न बिहाइंड सेंडिंग यू टू एग्जाम्पल नंबर 10.6 इज टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट, नॉट दोज क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन तो बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करना कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, बट वो कॉन्सेप्ट ज़रूर आएगा और नए क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा। सो आई वुड आस्क यू कि आप बच्चों सॉल्यूशन बिल्कुल भी ना देखो, जब चेक कर रहे हो तब देखो उसमें सॉल्यूशन को। और अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है तो पूछो कि आपने क्या गलत समझा अपने। स्पेशली क्वेश्चंस इन थर्ड पॉइंट पर फोकस्ड हैं दोनों ही मैकेनिज्म के। सो अपने आप से पूछो कि आपने क्या ठीक से नहीं समझा, और अगर आप ठीक से समझ रहे थे और कुछ आपको गलत समझाया गया सो प्लीज़ टेल मी, ताकि मैं आपको दोबारा से वो बात सही से समझा पाऊँ इन वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। So for today's lecture, that's all from my side. Thank you very much.